इस वीडियो में मैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरर: कलेक्ट ई वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरर एंड चैनलाइज इट फॉर रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। अप्लाई फॉर एन ऑथराइजेशन इन फॉर्म 1A फ्रॉम द कंसर्न स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. Ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of e-waste. तो मैन्युफैक्चरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो भी ई वेस्ट जनरेट होता है उसका रिसाइकल करना और डिस्पोज करना, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैन्युफैक्चरर की होती है। मैन्युफैक्चरर जो कंसर्न स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उससे ऑथराइजेशन लेना किसका काम है? मैन्युफैक्चरर का काम है, जिसमें वो अपना पूरा डाटा फॉर्म 1A में फिल करके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट करता है ऑथराइजेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे इंडियाज़ में लागू होता है, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ उसी स्टेट में लागू होता है जिस स्टेट से रिलेटेड ई वेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो इंश्योर दैट नो डैमेज इज कॉज टू द इन्वायरमेंट। और मैन्युफैक्चरर को ये भी इंश्योर करना होता है कि जब ई वेस्ट का कोई भी स्टोरेज हो रहा है या इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट में कोई भी बैड इफेक्ट ना पड़े। और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ई वेस्ट किस टाइप का है, कैसे जनरेट हो रहा है, आप इसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हो, डिस्पोजल कैसे कर रहे हो, इसका ये सारा भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को। फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 3 to the concerned state pollution control board before the 13th June following the financial year to which that return relates. तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका काम क्या होता है कि जो एनुअल रिटर्न होता है उसको फॉर्म 3 में फिल करके देना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो हमारा जून का मंथ आता है तो जून के एंड तक उनको अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 के रूप में फिल करके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सबमिट कराना होता है। फिर आती है प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स। तो इसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो हमारा एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसे हम ईपीआर बोलते हैं। तो ईपीआर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं कि ईपीआर क्या होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि ईपीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। कलेक्शन एंड चैनलाइजिंग ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। तो जो एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका लाइफ ओवर हो जाती है उसके बाद वो हमारा किसी भी यूज़ में नहीं आता है, तो उस टाइम पे वो जनरेट हो जाता है एज अ ई वेस्ट। तो उसको कलेक्शन करना और उसका चैनलाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? प्रोड्यूसर की होगी। द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर ऑथोराइज डिसमेंटलर और रिसाइकलर शैल बी एज पर ईपीआर ऑथोराइजेशन। तो ईपीआर जो ऑथोराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि आप किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, ऑथोराइजेशन लेंगे डिसमेंटल और रिसाइकलर के लिए। फॉर डिस्पोजल इन ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी अ प्री ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू इम्बॉबिल्स द मरकरी एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट। तो जो ई वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, स्टोरेज करना, डिस्पोजल करना, प्री ट्रीटमेंट करना, ठीक है, इसके भी बारे में प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो ईपीआर होता है शुड कंप्राइज ऑफ जनरल स्कीम फॉर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट फ्रॉम द मार्केट प्लेस अर्लियर सच एज थ्रू डीलर कलेक्शन सेंटर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाई बैक अरेंजमेंट एक्सचेंज स्कीम डिपॉजिट रिफंड्स सिस्टम ईटीसी। तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई भी ई वेस्ट मार्केट में जनरेट हो रहा है या यूज़र्स के द्वारा जनरेट हो रहा है तो उसको किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसकी बायबैक अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ताकि जो भी ई वेस्ट है वो कंज्यूमर या यूज़र्स उसको इधर उधर ना रख के उसको सीधा प्रोड्यूसर के पास
रिफंड कर दें, तो उसके लिए उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की होती है। प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टोल फ्री टेलीफोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर टू कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर थ्रू दियर वेबसाइट एंड प्रोडक्ट्स यूजर डॉक्यूमेंटेशन सो एज टू फैसिलिटीज रिटर्न ऑफ एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो जो अब कोई भी ई वेस्ट जब जनरेट हो रहा है तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको वापस अपने पास मंगाए, इधर उधर उसको वेस्ट ना होने दे। तो इसके लिए वो क्या यूज़ कर सकता है, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस पर अपना एड्रेस लिख सकता है, ईमेल एड्रेस लिख सकता है, कोई भी टोल फ्री नंबर दे सकता है जिससे कंज्यूमर उसको कॉल कर सके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं तो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर आगे है क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू मीडिया पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और बाई एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और क्या होता है कि अवेयरनेस भी होता है, ज़रूरी होता है जो यूज़र्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, बल्क कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए। तो प्रोड्यूसर जो है मीडिया का, पब्लिकेशंस का, एडवर्टाइजमेंट का, पोस्टर्स का, इन सब का यूज़ कर सकता है। The import of electrical and electronic equipment shall be allowed only the producer having EPR authorization। तो जो EPR authorization है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूसर को ये चीज़ अलाउ होती है कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो उनको इंपोर्ट कर सकता है। और मेंटेनिंग रिकॉर्ड इन फॉर्म 2, और उसको उस चीज़ का रिकॉर्ड किस में रखना होगा, फॉर्म 2 में रखना होगा। और एनुअल रिटर्न फिल करके देना होगा फॉर्म 3 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, ठीक है, बिफोर द 13 जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच दैट रिटर्न रिलेट्स, ठीक है। प्रोड्यूसर शैल अप्लाई टू द CPCB फॉर ऑथराइजेशन इन फॉर्म 1 फॉर ऑथराइजेशन। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है मैन्युफैक्चरर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथराइजेशन लेता है, और जो प्रोड्यूसर होता है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथराइजेशन लेता है। ऑपरेशन विदाउट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन बाय एनी प्रोड्यूसर एज डिफाइंड इन दिस रूल शैल बी कंसिडर्ड एज कॉजिंग डैमेज टू द इन्वायरमेंट। ओके, उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स की और बल्क कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। कंज्यूमर्स और बल्क कंज्यूमर्स शैल इंश्योर that e-waste generated by them is channelized through the collection center or dealer of authorized producer or dismantler or recycler, or through the designated take back service provider of the producer to authorized dismantler और recycler। तो कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको किस तरीके से कलेक्शन सेंटर पे पहुंचाएं, या डीलर जो भी ऑथराइजेशन है, प्रोड्यूसर हैं, उन तक पहुंचाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंज्यूमर की और बल्क कंज्यूमर की होती है। किस कंडीशन में, जो प्रोडक्ट एंड ऑफ लाइफ की कंडीशन में होता है तब, ठीक है। तो उसके बाद और भी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल्क कंज्यूमर शेल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड बाय देम इन फॉर्म 2 एंड मेक सच रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर स्क्रूटनी बाय द कंसर्न स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सिर्फ बल्क कंज्यूमर के लिए कि बल्क कंज्यूमर को भी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म 2 में, ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन भी उसको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देनी होगी। क्यों? क्योंकि बल्क कंज्यूमर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है। बल्क कंज्यूमर क्या है, इनकी डेफिनेशन मैंने सबकी डेफिनेशंस आपको पार्ट 1 की वीडियो में समझाई है। कंज्यूमर ऑफ बल्क कंज्यूमर शैल इंश्योर that such end of life electrical and electronic equipment are not admixed with e-waste containing radioactive material as covered under the provision of the Atomic Energy Act 1962 33 of 1962 and rules made there under। यानी कि कंज्यूमर और जो वर्ल्ड कंज्यूमर होते हैं उनको भी इंश्योर होना होता है कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जब वो एंड ऑफ लाइफ की कंडीशन में हो जाता है तो उस कंडीशन में वो ई वेस्ट हो जाता है। तो ई वेस्ट जो हमारा रेडियो एक्टिव एक्ट बना है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसके अकॉर्डिंग उसको भी रिसाइकिल के लिए, डिस्पोज के लिए जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको वो चीज़ वापस करनी होती है। फिर आ जाता है स्टोरेज ऑफ ई वेस्ट। अब ई वेस्ट का स्टोरेज कैसे करना होता है, तो एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, बल्क कंज्यूमर, कलेक्शन सेंटर, डीलर, रिफ्यूविशर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर में स्टोर द ई वेस्ट फॉर द पीरियड नॉट एक्सिस्टिंग 180 डेज। तो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बल्क कंज्यूमर, कलेक्शन सेंटर, डीलर जितने भी हैं हमारे, वो
180 डेज के अंदर यानी 180 दिन के अंदर वो किसी भी ई वेस्ट को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं 180 दिन के अंदर। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कलेक्शन, सेल, ट्रांसफर एंड स्टोरेज, मेकिंग वेस्ट एंड इट्स रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। और इसका उनको रिकॉर्ड भी रखना होता है कि सेल का, ट्रांसपोर्टेशंस का, कलेक्शन का, ठीक है, और जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसका सबका उनको रिकॉर्ड रखना होता है इंस्पेक्शन के लिए। अब शेड्यूल 3 में क्या बताया गया है, टारगेट फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ईपीआर है उसके ऑथराइजेशन का जो टारगेट दिया गया है इसके बारे में बताया गया है। तो जैसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो ये है ईयर ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट नंबर, ठीक है। तो इसमें है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल। अगर हमारा फर्स्ट 2 ईयर मतलब पहला और सेकेंड ईयर 2 साल की बात की गई है, अगर कोई भी रूल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वो 30% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन इन इंडिकेट्स इन ईपीआर प्लान। तो जो ईपीआर प्लान के अकॉर्डिंग वो कितना इंडिकेट करेगा, 30% क्वांटिटी को, ठीक है। अगर 3rd and 4th ईयर हो जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के, तो उस कंडीशन में 40% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब 5th and 6th ईयर तो फिर इसमें आ जाएगा 50% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन, ठीक है। और 7th ईयर ऑनवर्ड, अगर 7 ईयर से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो इसमें 70% जो है क्वांटिटी वो वेस्ट जनरेशन इंडिकेट्स इन ईपीआर प्लान, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने 2 वीडियो कवर कर ली पूरी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की। आप इससे अच्छे से हर एक चीज़ की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।